हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड सैंपल पेपर और यहां पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत बहुत काम आने वाले सभी क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल, ऑर्गेनिक, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, उन्हें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट आई थी, सर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई है, आप इजी क्वेश्चन स्किप करो। तो पूरी तरह स्किप तो नहीं करूंगा, लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उन्हें हम शॉर्ट में डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को कोशिश करेंगे थोड़ा और शॉर्ट करें और परफेक्ट करें आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सैंपल पेपर की। करना यह है कि फिर वही जाओ, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से सैंपल पेपर डाउनलोड करो। अगर टेलीग्राम ग्रुप से अभी भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सैंपल पेपर 2। लेट्स बिगिन। तो सैंपल पेपर 2 आप लोग देख रहे हो, आपके सामने है, मेरे भी सामने है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो 5 मार्क्स ईच है, 5 to 8 जो है 5 to 7 वो 2 मार्क्स ईच है। और इस तरह हम लोग पूरा ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधे, चूज दी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब। देखो यार, बॉडी सेंटर्ड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन घूम फिर के आता ही है। आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने सीजियम क्लोराइड का बताया था लास्ट वीडियो में कि सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8:8। ये कौन से क्रिस्टल्स में आता है, बॉडी सेंटर्ड में। तो आप देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कहां लिखा है, तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ए। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है बॉडी सेंटर का, टिक कर लेना, याद कर लेना। फिर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यार ऑर्गेनोमेटेलिक भी पता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल सीधे बॉन्ड बनाएगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक। लेकिन अगर कार्बन और मेटल के बीच में कुछ और आ गया ना, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सोडियम इथॉक्साइड। तो सेकंड का सी है, क्योंकि आप देख सकते हो क्या नाम लिखा हुआ है, सोडियम इथॉक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड पूरे ही लिख देता हूं, ये इथाइल ग्रुप है और ये सोडियम मेटल है। मेटल और कार्बन ने डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया, बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहीं से नहीं है। फिर इसके बाद आता है ऑयल ऑफ मिर्बेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी साल से, काफी टाइम से, कई सदियों से ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आता जा रहा है। तो ऑयल ऑफ मिर्बेन का आंसर है नाइट्रोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। थर्ड का आंसर है बी। फिर इसके बाद फोर्थ पे आते हैं हम लोग, एलिमेंट प्रेजेंट इन विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमाइन। साइनोकोबालेमाइन, कोबाल वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि इसमें मेटल है, कोबाल्ट। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का डी, कोबाल्ट है। कोबाल्ट ऐसा होता है, सी बड़ा ओ छोटा, सही है। अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल बन जाएगा, वो चीज अलग होती है। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। टिक कर लो 2-4 बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है PHBV। PHBV इसका पूरा नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। पढ़ा होगा, पॉलीमर में बहुत इजी है। फिलअप में आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक। सबसे पहले आता है पॉइंट डिफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 हो गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट्स पर। ये तो बहुत बड़ा हो गया, सोडियम इथॉक्साइड से हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, पॉइंट डिफेक्ट आर फाउंड इन डैश क्रिस्टल। तो डैश में आएगा आयोनिक क्रिस्टल, ये बात याद रखना। पॉइंट डिफेक्ट आयोनिक क्रिस्टल्स में देखा जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, डैश इज कॉल्ड ल्यूनार कास्टिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूनार कास्टिक होता है सिल्वर नाइट्रेट। पूरा लिखना, ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लगा देना फिलअप में। आंसर जब लिखो ना तो अकेले फॉर्मूला या अकेला नाम मत लिखना, रिस्क मत लेना भैया। एग्जामिनर का क्या माइंड है, वहां पूरा नाम, पूरा फॉर्मूला लिखना। फिर इसके बाद आता है गैस विच इज लाइट ड्यू टू विच इट इज फिल्ड इन एयरक्राफ्ट टायर। आपको पता है एयरक्राफ्ट के टायर्स में, हाँ उसमें भी टायर्स होते हैं, तो एयरक्राफ्ट के टायर्स में कौन सी गैस फिल करी जाती है, तो वहां पर गैस फिल करी जाती है हीलियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल आर कॉल्ड। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फेरस मेटल।
फेरस मेटल बोल दो या फिर फेरोमैग्नेटिक बोल दो, एक ही बात है। परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं ये, पता है ना, वो इनके डायपोल सब सेम डायरेक्शन में होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन काहे का पॉलीमर है? तो भैया प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। नाम सुना है आप लोगों ने? ये अल्फा एमिनो एसिड आपस में बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लिख लेना, क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, और तब जाकर बनता है प्रोटीन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स आपके सामने है। मैं हो रहा हूं साइड, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यार ये बॉडी सेंटर तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है ना हम लोगों का, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, फर्स्ट में पूछा है बॉडी सेंटर का एग्जांपल दो, तो सीजियम क्लोराइड। देखो सीजियम क्लोराइड को ना हर एंगल से पढ़ लो। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8 या 8, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। सीजियम क्लोराइड कौन से क्रिस्टल में आता है? तो ये आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी? तो भैया थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन में ये रिलेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको पूरा लिख लेना तुम लोग। EA क्या है यहां पर? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी that is EA is equals to threshold energy denoted by ET minus energy of reactant, energy of reactants। तो ये हो गया सिंपल सा रिलेशन इनके बीच। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The mixture of Cu2s and FeS obtained from blast furnace is known as। तो Cu2s और FeS के मिक्सचर को कहा जाता है मैट। हमने पढ़ा है ब्लास्ट फर्नेस में वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, तो इसे बोला जाता है मैट। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सीवीड आर सोर्स वीड। पता है ना वीड, सीवीड आर दी सोर्स ऑफ विच हैलोजन? कौन सा हैलोजन सीवीड में सबसे ज्यादा होता है? तो सीवीड में होता है आयोडीन, लेकिन आयोडीन लेने के लिए वीड का यूज मत करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ पॉलीमर विच आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टायर। टायर के जो धागे होते हैं ना, थ्रेड होते हैं, टायर बनाने में कौन सा पॉलीमर लेते हैं? तो टायर बनाने में लेते हैं नायलॉन 6। तो टायर के जो थ्रेड होते हैं वो एग्जैक्टली नायलॉन 6 के होते हैं। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आते हैं मैच दी कॉलम, क्वेश्चन नंबर 4। कितनी स्पीड में कर रहा हूं मैं, सिर्फ तुम लोगों का सब कुछ टाइम बच जाए इसलिए। थर्मोसेटिंग पॉलीमर बहुत काम आता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक जो थर्मोसेटिंग है। एनीमिया, एनीमिया ये जो डिजीज है ये होता है विटामिन B12 की कमी से, और ये है ई में, तो सेकंड का आंसर हो गया ई। थर्ड, डाइजो टेस्ट। तो यार डाइजो टेस्ट एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन शो करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। थर्ड का ए। EDTA, तो EDTA क्या है? EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है। फोर्थ का बी। और फाइनली मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, फिफ्थ का सी। स्पेशली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो फिर से मैं आपके साथ साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट स्पीड में लो और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 7 तक हमें पता है 2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो एक न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन में दिया है 6.84 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, देन व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 20 डिग्री। 20 डिग्री पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? 6.84 ग्राम। देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 6.84 ग्राम सुक्रोज, ये मास ऑफ सल्यूट हो गया, सुक्रोज इज अ सल्यूट। डिसॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, तो वॉल्यूम आ गया 100 ml। ठीक है, और टेम्परेचर है 20 डिग्री। मैंने क्या सिखाया था? टेम्परेचर जब भी डिग्री में देंगे तो हम लोग उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा काहे में? केल्विन में। कैसे करते हैं? 273 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 293
सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का दिया है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास दैट इज MB हो जाएगा 342, यूनिट होती है ग्राम पर मोल, यूनिट भूल जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। R की वैल्यू दी, R कितना दिया है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो करना यह है कि आप पाई निकालना चाहते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला है पाई का? पाई इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू RT डिवाइडेड बाय V। देखना क्या यहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 ले जाओ, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर ले जाएंगे 1000। चलो वैल्यूज रख देते हैं। पाई इज इक्वल्स टू WB की वैल्यू है 6.84, R की वैल्यू है 0.0821 सब है, लेकिन अपन 0.08 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेम्परेचर है 293 केल्विन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 100, इतना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 1000 डिवाइड बाय 100, इसे कैंसिल कर दूंगा, 10 बचेगा। और ये वाला 10 जो बचेगा, देखो ना यार, ये 2 जीरो से है, फिर से रेड उठा लेता हूं, ये 2 जीरो इन 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, बचेगा ये 10। इस 10 का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं तो ये 6.84 हो जाएगा 68.4, ये हो जाएगा 68.4 मल्टीप्लाई बाय क्या दिख रहा है 0.08 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 342 इंटू, बस नीचे कुछ नहीं है, नीचे 100 तक चला गया। 68.4 जब 342 से कैंसिल होगा तो 342 से जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो यह आ जाएगा 0.2। आप देख लो, क्योंकि 342 का डबल है, बस यहां एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया एक डिजिट से पहले, सिंपल है। क्योंकि 342 का डबल कर देंगे तो 684 आ जाएगा, तो 342 2 जा 684, लेकिन एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहां पे भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया। अब इस 0.2 इस 0.08 और 293 को मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल है तुम्हारा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करके देखो क्या आंसर आता है इसमें। ओके, तो आप लोग इसे सॉल्व करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। एक काम करो, पहले 0.2 का मल्टीप्लाई 293 में कर दो। चलो इसको 2 मान लेते हैं। 2 3 जा कितना होता है 6, 2 9 जा कितना होता है 18, 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और ये आ गया 5। 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट ले आया मैं, तो ये हो गया 58.6 इंटू 0.08। अरे अब तो कर लोगे सॉल्व यार, 8 का मल्टीप्लाई करना है, नहीं हो तो चलो फिर से करते हैं हम लोग। 8 6 जा 48, ठीक, 8 8 जा 64, कैरी ओवर 6, 8 6 जा 48, 4 चला गया, 8 8 जा 64, 64 और ये 4 कितना आ गया 68, कैरी ओवर 6, 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46। कितनी डिजिट से पहले पॉइंट है? यहाँ 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट से, कुल मिलाकर 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट, और यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। यूनिट क्या होगी? ATM। दैट्स इट। अरे यही तो कैलकुलेशन है यार, क्यों डरते हो इतना? बहुत सिंपल है, और थोड़ा बहुत आगे पीछे अप्रॉक्स कर सकते हो। अब जैसे तुम्हें लग रहा है कि सर ये आंसर तो बड़ा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे हम 4.7 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ATM हो गया कंप्लीट। चलिए तो जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका और है एस्टैब्लिश वेंट हॉफ सॉल्यूशन इक्वेशन। यार ये थोड़ा डिफरेंट है, समझ लेना आप लोग। देखो, वेंट हॉफ फैक्टर एक अलग चीज है, वेंट हॉफ सॉल्यूशन इक्वेशन जब भी बोलेगा तो मैं इसको पूरा लिखूंगा, कंप्लीट सॉल्व करूंगा, ताकि आप लोग इसे याद कर सको। देखो, वेंट हॉफ का कहना था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, dilute solutions containing non-volatile solute। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कौन सा होता है? नॉन वोलेटाइल। ऐसे सॉल्यूशंस में पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन।
अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो पाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, वहीं पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप देख रहे हो, मतलब पाई टी के प्रोपोर्शनल होगा जब सी कांस्टेंट है, और पाई सी के प्रोपोर्शनल होगा जब टी कांस्टेंट है। अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों इक्वेशन को, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, जब दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी, और ऊपर से मिल रहा है टी, इक्वेशन नंबर 3। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाएगा आर, तो यह आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी, क्योंकि यहां पर आर या एस दोनों में से जो लगाओगे वो कहलाएगा सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या कहलाएगा वो? सॉल्यूशन कांस्टेंट। सिंपल है, C होता है कंसंट्रेशन, R या S होता है कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर। और हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो दैट, नहीं भी जानता है तो लिख देंगे, वी नो दैट C इज कंसंट्रेशन, और ये होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 1 है, मोल बहुत कम है क्योंकि डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट में तो बहुत कम मोल होते हैं सॉल्यूट के, तो C 1/V के बराबर होगा। रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में C की जगह 1/V, तो क्या आ जाएगा? देन पाई इज इक्वल्स टू, C की जगह क्या रख रहा हूं मैं? 1/V, और ऊपर RT है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं पाई V इज इक्वल्स टू RT। तो ये आ गई वेन हॉफ इक्वेशन फॉर आइडियल सोल्यूशन विच कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आप नोट कर लो और पूरा लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, उसका और भी कंप्लीट हो गया, और थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज कोएगुलेशन? कोएगुलेशन या स्कंधन क्या होता है? और उसके बाद बोला है कि यार हार्डी शूज लॉ बताओ क्या है। तो चलो मैं बता देता हूं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोएगुलेशन, देखो इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्या है कॉन्सेप्ट, मैं सिखा रहा हूं, बहुत सिंपल है। हमारे पास कोलॉइडल सॉल है, सॉल मतलब सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और ये दूर रहते हैं आपस में, कभी पास नहीं आते हैं। क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक सेम चार्ज होता है, या तो सबके सब प्लस होंगे या सबके सब माइनस होंगे। मान लेते हैं कि सभी के सब जो हैं उन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब तुम लोग एक बात बताओ, अगर कोलॉइडल सॉल में हम मिला दें इलेक्ट्रोलाइट और वो इलेक्ट्रोलाइट अपना नेगेटिव चार्ज इस कोलॉइडल सॉल को दे दे, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, क्या होगा? न्यूट्रल। सारे के सारे पार्टिकल जिन पे प्लस चार्ज था वो सबके सब हो जाएंगे न्यूट्रल। पहले दूर थे क्योंकि उन पे चार्ज था, लेकिन जैसे ही न्यूट्रल होंगे आपस में जाएंगे, चिपक जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा होने को हम बोलेंगे इनका बन गया प्रेसिपिटेट। तो कोलॉइडल सॉल में अगर इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे प्रेसिपिटेट बनेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं हम लोग कोगुलेटिंग एजेंट। इट इज वेरी सिंपल, इसे बोला जाता है कोगुलेटिंग एजेंट, स्कंधन कारक, कोगुलेटिंग एजेंट। अब इसी कोगुलेशन में कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने कभी नोटिस करा है कि अगर हमारे कहीं लग जाती है, घाव लग जाता है, ब्लड निकल रहा है, हमने फिटकरी लगा दी। जनरली नहीं, सैलून पे नाई जो है वो करता है कि अगर आपके कहीं घाव लग गया है तो वहां पर आपके फिटकरी लगा दी जाती है। वो फिटकरी आपके ब्लड का क्या करती है पता है? आपके ब्लड को क्लॉट कर देती है, जमा देती है। और ब्लड का जमना, ब्लड एक कोलॉइडल सॉल है, नेगेटिव कोलॉइड, उस फिटकरी से निकले पॉजिटिव एल्यूमिनियम, उस पॉजिटिव एल्यूमिनियम ने ब्लड को क्लॉट कर लिया और इस प्रोसेस का नाम हो गया कोगुलेशन। सिंपल है। पानी को साफ करने के लिए हम उसमें फिटकरी डुबाते हैं और निकाल देते हैं तो पानी साफ हो जाता है। वो साफ ऐसे होता है कि पानी में छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो दिख नहीं रहे, लेकिन जैसे ही फिटकरी को एलम को डिप करके निकालेंगे तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का हो जाएगा
कोगुलेशन, वो सारे पार्टिकल इकट्ठा होकर नीचे जम जाएंगे, इस तरह पानी साफ हो जाएगा, सिंपल है। तो कोगुलेशन का मतलब तो क्लियर हो गया। अब हार्डी-शुल्ज लॉ इन्होंने करा क्या? तो इन्होंने ये करा, मान लो मेरे पास कोलॉइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड एक पॉजिटिव कोलॉइड है। कोलॉइड अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलाइट पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? उससे अपोजिट, नेगेटिव। बिल्कुल सही है। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है FeCN6 टू दी पावर -4, PO4 टू दी पावर -3, SO4 टू दी पावर -2 और Cl नेगेटिव। अब हार्डी-शुल्ज का कहना था कि किसी भी कोलॉइड को चार्ज, अगर तुम्हें कोगुलेशन करना है तो तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट लेना होगी अपोजिट चार्ज वाली। इलेक्ट्रोलाइट पे जितना ज्यादा चार्ज होगा कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, उतनी स्पीड से वो करेगा कोगुलेशन। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा चार्ज मुझे इस पर दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर इस इलेक्ट्रोलाइट की है, -4 है। इससे कम कोगुलेटिंग पावर -3 वाला, उससे कम कोगुलेटिंग पावर -2 और सबसे कम कोगुलेशन पावर किसकी है? -1 वाले की। तो ये है ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। तो हार्डी-शुल्ज का यही कहना था कि इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज्यादा वैलेंसी या चार्ज होगा उतनी स्पीड से वो कोगुलेशन करेगा। तो आप देख सकते हो जिस पे ज्यादा चार्ज है हमने उसका कोगुलेशन ज्यादा रखा, जिस पे कम चार्ज है उसका कोगुलेशन कम रखा। और इसी के साथ क्वेश्चन 6 होता है कंप्लीट। आप इसे नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और में। तो 6 का और क्या लिया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। तो कैटालिटिक प्रोमोटर क्या होते हैं और पॉइजन क्या होते हैं? देखो, कैटलिस्ट हमें पता है वो एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, जरूरत पड़ने पर गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या रिएक्शन की स्पीड को कम कर देते हैं। ये काम तो कैटलिस्ट करता है। लेकिन गाड़ी का ड्राइवर ही पूरी गाड़ी के लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है भैया। गाड़ी में इंजन भी तो होता है, मशीन भी तो होती है। वो मशीन अगर उस ड्राइवर का साथ देगी तो उस मशीन को हम बोलेंगे कैटालिटिक प्रोमोटर। और अगर वही मशीन उस ड्राइवर का साथ नहीं देगी, वो स्पीड बढ़ाना चाह रहा है, मशीन स्पीड ही नहीं बढ़ा रही है, तो उस मशीन को बोलेंगे कैटालिटिक पॉइजन। ड्राइवर एक कैटलिस्ट। चलो, बहुत ड्राइवर और गाड़ी हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ 7 का और आप देख सकते हो, अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को हम मिक्स करते हैं 1:3 में, तब जाकर यहां पर तैयार होता है अमोनिया। इस अमोनिया बनने के प्रोसेस में हम लोग लेते हैं Fe, आयरन। यह है एक कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को हेल्प करने के लिए इस रिएक्शन में लिया जाता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम डी ब्लॉक का मेटल है और ये मॉलिब्डेनम यहां पर काहे का काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है प्रोमोटर का। आप ऐसे लिख सकते हो, Fe लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो कैटलिस्ट, और MO लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो प्रोमोटर। सिंपल है। तो प्रोमोटर क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं। इनको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज की हेल्प करते हैं, वो है कैटलिस्ट। नाउ कैटालिटिक पॉइजन। तो पॉइजन क्या होते हैं? जैसा कि हम देख सकते हैं, SO2 गैस को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये बना देता है SO3। इस रिएक्शन में जनरली कैटलिस्ट जो लिया जाता है वो प्लैटिनम होता है। प्लैटिनम यहां पर हम लोग, हालांकि इसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं हमारे पास, यहां पर हम लोग जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं प्लैटिनम। तो प्लैटिनम तो यहां पर कैटलिस्ट है, लेकिन इस कैटलिस्ट को लगातार एक सब्सटेंस है जो इस रिएक्शन से निकल रहा है वो परेशान कर रहा है, और वो सब्सटेंस है आर्सेनिक सल्फाइड। तो आर्सेनिक सल्फाइड यहां पर काहे का काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है पॉइजन का। कैटालिटिक पॉइजन। तो आप देख लो, कैटालिटिक प्रोमोटर क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की हेल्प करते हैं। कैटालिटिक पॉइजन क्या होते हैं? जो
कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है? ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकते हैं। अब ये बताओ कैटालिटिक पॉइजन की जरूरत क्यों पड़ती है? इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम कई रिएक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोसेनबर्ग रिडक्शन। तो रोसेनबर्ग रिडक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप लोग लेते हो एसिड क्लोराइड, इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराने के चक्कर में आप ले लेते हो प्लेटिनम, पैलेडियम। तो एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड तो बन जाता है, लेकिन ये पैलेडियम इतना स्ट्रांग है कि इस एल्डिहाइड का और रिडक्शन करके अल्कोहल बना देगा। हमें तो अल्कोहल नहीं चाहिए, हमें तो एल्डिहाइड चाहिए, हमें इस रिएक्शन को रोकना है। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे, पैलेडियम को तो समझा नहीं सकते, वो किसी की नहीं सुनता है, तो हम उसके साथ छोड़ देंगे बेरियम सल्फेट, क्योंकि पैलेडियम यहां पर कैटलिस्ट है और बेरियम सल्फेट उसको कंट्रोल करने वाला पॉइजन है। सिंपल है। तो आप ये देख सकते हो, एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा तुम लोगों को, बहुत सिंपल है। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नाम का चैप्टर हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोग ये शुरू में पढ़ते हो ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसी में से ये कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक बात जानते हैं कि मान लो ये एक मेटल है, इस मेटल के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस मेटल के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, साथ में इस मेटल ने जैसे ही ये मेटल लिगेंड से जुड़ा, मैं लिगेंड को ब्लू कलर के पेन से शो करूंगा, जैसे ही इस मेटल को लिगेंड से जुड़ा तो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन भी दे दिए, तो ये आ गए भैया लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, जिनको मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को आप मिला दो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल इंक्लूडिंग दोज विच आर एक्सेप्ट फ्रॉम लिगेंड्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जब टोटल मिला देंगे तो वो कहलाएंगे, एक नंबर बनाएंगे और उस नंबर का नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इसको ब्रैकेट में लिखना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। अब तुम लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे सर हमने तो हमारे स्कूल से पढ़ा था एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम लिगेंड। तो भैया बॉन्ड बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन मेटल के निकलते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। एग्जैक्टली जब मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं तो दो चीजें होती हैं, मेटल को कुछ ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो मेटल को जितने इलेक्ट्रॉन मिले, जितने इलेक्ट्रॉन उसने निकाले और उसके खुद के इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजों को मिलाकर हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब मान लो मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, कंपाउंड दिया कि यार K4FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। तो परेशान मत होना, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिर्फ मेटल के लिए निकाला जाता है। तो मैं निकाल रहा हूं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, एटॉमिक नंबर। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। इस कंपाउंड में आयरन का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आयरन पे चार्ज आएगा +2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हो Cn जुड़े हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मल्टीप्लाई बाय 2। Cn मोनोडेंटेड होता है ना यार, तो जितने मोनोडेंटेड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल है, 6 Cn है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। अब कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले इन दोनों को फ्री करो सॉल्व करके। 26 - 2 कितना हो जाएगा 24। फिर इन दोनों को कर लो, कितना आ जाएगा 6 × 2 12। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाया, तो 24 + 12 कितना आ जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा 36। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है हमारा आयरन का। सिंपल है, आप देख सकते हो और नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लिगेंड से लिए हैं माइनस वो इलेक्ट्रॉन जो उसने बॉन्ड बनाने के एक चक्कर में थोड़े से निकाल दिए, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम एक नए नंबर के नाम से जानते हैं और उस नंबर को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय सिडविक
याद रहेगा, सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिडविक, सिंपल है, नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का और बहुत इजी है यार, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पूछा गया है, फिर मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा क्योंकि बहुत इजी है। डबल सॉल्ट हम लोग, जैसा कि इसका नाम वैसा ही इसका काम है, डबल सॉल्ट इट कंसिस्ट ऑफ 2 सॉल्ट, ये 2 सॉल्ट से बना होता है। जैसे हम देखते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 पहला सॉल्ट हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 सेकेंड सॉल्ट हो गया, क्योंकि क्रिस्टलाइन है तो .6H2। फेरस अमोनियम सल्फेट जिसे आप लोग मोहर सॉल्ट भी कहते हो। अब डबल सॉल्ट के बारे में बात यह है कि डबल सॉल्ट 2 सॉल्ट से मिलकर बना होता है। डबल सॉल्ट जब तक सॉलिड होता है तब तक स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही किसी सॉल्वेंट में जाता है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। कंप्लीटली आयनाइज मतलब जो एलिमेंट आयन बना सकते हैं वो सबके सब आयन बना देते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। मतलब इस फेरस अमोनियम सल्फेट को जब हम ब्रेक करेंगे, जितने भी Fe+2 हैं सब अलग हो जाएंगे, जितने भी NH4 हैं अमोनियम वो अलग हो जाएंगे, अमोनियम आयन, जितने भी SO4 हैं वो सब सेपरेट हो जाएंगे। तो जितने पॉसिबल आयंस बन सकते हैं ये सभी आयंस में ब्रेक हो जाता है। कोई ये मत बोलना कि यहां तो SO4 है, यहां भी। मैं बात नंबर की नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली कौन कौन से आयन जनरेट करेगा, कितने करेगा वो बताने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर। फाइनली ये डबल सॉल्ट होता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में एक बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं, मैंने FeCN होल ट्वाइस और 4KCN को मिलाया तो यहां पर एक नया कंपाउंड बना K4FeCN6। इस नए कंपाउंड में हमारे पास Fe जो है वो मेटल है, Fe मेटल है, Cn लिगेंड कहलाता है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को ब्रेक करता हूं तो ये पूरी तरह आयन में टूटेगा ही नहीं। इसके मेटल और लिगेंड को आप अलग नहीं कर सकते। आप अलग क्या कर सकते हो तो थोड़ा ध्यान से देखो, आप अलग ये कर सकते हो कि स्क्वायर ब्रैकेट और उसके आगे या उसके पीछे वाले ग्रुप को सेपरेट कर सकते हो। ब्रैकेट अपनी जगह रहेगा, जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये बना देगा, इसने चारों पोटेशियम अलग दिए और इसके FeCN होल 6 टू दी पावर -4 ये अलग दे देगा। मतलब ये वो कंपाउंड है जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ये आयनाइज होते हैं, बस एक अपने आयन दे देते हैं, ब्रैकेट के अंदर मेटल लिगेंड अपनी जगह प्रेजेंट रहता है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप लोग इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, दे आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। इसके टाइप्स कितने होते हैं आप लोगों को पता है? एजियोट्रॉप क्या होता है? हम लोगों ने क्या करा, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला दिया, इनके मिलने से बना मिक्सचर। मिक्सचर में ए और बी दोनों है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इस ए और बी को जो मिलाया था वापस से अलग कर दें। अलग करने के लिए हमने इसको हीट करा, हमने डिस्टिलेशन करा, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तक कर दिया, अलग नहीं हुआ। हमने हर प्रोसेस लगाया, ये अलग नहीं हुआ। अलग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ए और बी मिलने से पहले इनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अलग अलग था। मान लो ए का था 56 डिग्री, बी का था 60 डिग्री, लेकिन जैसे ही आपस में मिले तो दोनों ने बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप बना ली अपनी, दोनों ने अपना बॉइलिंग पॉइंट सेम कर दिया। पहले दोनों अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे थे, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, सेम बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 65 डिग्री। तो सबसे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि ये होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब समझ रहे हो? मिलने के बाद एक टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इसीलिए आप इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
उससे भी अलग नहीं होंगे। तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली एजियोट्रॉप कितने टाइप के हैं। तो भैया एजियोट्रॉप में क्या कंडीशन है मैं बता रहा हूं। पहले एक बात बताओ, ए का बॉइलिंग कितना है? तुम्हारा आंसर होगा सर 56, बिल्कुल सही है। बी का बॉइलिंग कितना है? सर 60 डिग्री, बिल्कुल सही है। क्या ए और बी से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का है? यस और नो? अरे बिल्कुल ज्यादा है यार, देखो ना 65 है, दोनों से ज्यादा है। अगर मिक्सचर का, मिक्सचर मतलब एजियोट्रॉप, अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट उसके लिक्विड से ज्यादा है तो इसे हम नाम देते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और अगर मान लो ऐसा होता कि इसका बॉइलिंग मिलने के बाद बॉइलिंग हो जाता 45 या चलो 50 हो जाता, 50 डिग्री अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता सपोज, तो 50 डिग्री ए और बी दोनों से कम है। अगर दोनों से कम बॉइलिंग हो जाता तो इसको हम नाम देते मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो तुम्हें एक और काम करता हूं मैं, तुम्हारे लिए एक और बड़ी अच्छी कंडीशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तुमने आइडियल नॉन आइडियल का नाम सुना है? वही राउल्ट्स लॉ वाले, राउल्ट को फॉलो करेगा तो आइडियल, नहीं फॉलो करेगा नॉन आइडियल। अब याद आ रहा है? अगर नहीं याद आ रहा तो भैया पिछला सैंपल पेपर देखो, डिस्कस करा है उसमें हमने। नॉन आइडियल सोल्यूशन, जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं, देखो दो क्वेश्चन कवर हो रहा है एक साथ। जितने भी नॉन आइडियल सोल्यूशन नेगेटिव डिविएशन कवर करते हैं वो सारे नॉन आइडियल सोल्यूशन काहे में आते हैं? वो आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। तो नेगेटिव डिविएशन वाले सारे कंपाउंड और उनके जितने एग्जाम्पल हैं वो सब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल हैं। एक काम करो, दो चीजें कवर हो रही हैं। नेगेटिव डिविएशन याद कर लो, नेगेटिव डिविएशन की वर्ड टू वर्ड थ्योरी उठाकर यहां लिख देना, बस एक लाइन बढ़ा देना कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके मिक्सचर से ज्यादा होता है, दैट्स इट। तो वही सारे एग्जाम्पल, वही सारी चीजें नेगेटिव डिविएशन वाली यहां आ जाएंगी, और जितने भी पॉजिटिव डिविएशन के एग्जाम्पल हैं और थ्योरी है वो आपकी आ जाएगी मिनिमम बॉइलिंग में। सिंपल है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका और वाला भी कवर हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव और पॉजिटिव डिविएशन। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, दैट्स इट। आप इसे नोट करो, मैं रब कर रहा हूं। आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? राइट अ नोट ऑन हॉफमैन ब्रोमएमाइड रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। तो चलिए देख लेते हैं हॉफमैन ब्रोमएमाइड एंड कपलिंग रिएक्शंस क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले आ रहा है हॉफमैन ब्रोमएमाइड। तो यार हॉफमैन ब्रोमएमाइड करना यह है, हॉफमैन ब्रोमएमाइड। देखो ब्रोम मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है Br2 और एमाइड का मतलब होता है RCONH2। ये एमाइड है। हम लोगों को करना यह है ब्रोमेमाइड रिएक्शन में कि एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ कराएंगे। KOH याद रखना, या तो NaOH ले सकते हो आप लोग। बैलेंस करने के लिए 4 ले रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर होगा ये कि जो भी आपने एमाइड लिया है उस एमाइड में R की जगह जो भी ग्रुप लोगे वो और NH2 निकल जाएगा। क्या बन जाएगा यहां पर? यहां बन जाएगा RNH2। आपको पता है ये RNH2 क्या है? ये RNH2 है प्राइमरी एमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। अब यहां पर बच क्या रहा है? मेरे पास दिख रहा है मुझे कि यार यहां 4 पोटेशियम है, तो 4 में से 2 पोटेशियम ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, बन जाएगा 2KBr। इसके बाद मेरे पास बच रहे हैं 2 पोटेशियम। 4 पोटेशियम थे, 2 ले लिए ब्रोमीन के साथ, बचे 2 पोटेशियम। यहां से निकाल लिया CO। यहां मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन इधर बढ़ा दिए, तो 1 था, 2 और बढ़ा दूंगा 3 हो जाएंगे। सिंपल है। अब मेरे पास क्या बच रहा है? मेरे पास बच रहा है यहां पर फाइनली, अब मेरे पास क्या बच रहा है? यहां पर बच रहा है मेरे पास 2 ऑक्सीजन
और 4 हाइड्रोजन, तो भैया 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होता है 2H2O। आप लोग इस रिएक्शन में R की जगह कोई सा एल्काइल ले सकते हो, CH3, C2H5, या फिर आप एरोमेटिक बेंजीन C6H5 ले सकते हो। ये R की जगह आप इनमें से कोई सा भी ग्रुप ले सकते हो, चल जाएगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड हो गया। चलिए आते हैं कपलिंग पे, तो इसका B है कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन, देखो यार कपलिंग वर्ड जहां पर भी आए ना, कपलिंग मतलब कुछ और मत समझ लेना। कपलिंग जहां पर भी आए तो वहां पर तुम्हें लेना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, डायजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग फिनॉल या एनिलीन से। इधर OH ले लूंगा तो फिनॉल हो जाएगा, NH2 ले लूंगा एनिलीन हो जाएगा, कुछ भी ले लो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को एक बात पता है, ये जितने कॉर्नर दिख रहे हैं हर कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। हम दिखा नहीं रहे, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो आपको फिनॉल दिख रहा है, इस पे निकाल रहा हूं बॉन्ड। इस जगह बॉन्ड जब भी निकलेगा, बॉन्ड निकलने का मतलब यहां जो हाइड्रोजन बैठा हुआ था वो बाहर आ चुका है, तो यहां का हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने। उस हाइड्रोजन के साथ ये वाला क्लोरीन ले लूंगा, HCl बन जाएगा। क्लोरीन निकाला, बचा मेरे पास N2। मेरे पास बच रहा है N2 और N2 के पीछे पूरा एक बेंजीन जुड़ा हुआ है। और जब दो बेंजीन के बीच नाइट्रोजन हो तो उसको बोला जाता है, पैरा पोजीशन पे OH है तो हम लोग बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो। ये एजो ग्रुप है, एजो बेंजीन। ये होती है डाई। डाई मतलब कलर करने वाले केमिकल, रंजक जिन्हें कहा जाता है। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसे डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, और ये है आपके सामने फिनॉल। तो स्पीड में आप नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, और जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करोगे, कन्वर्जन अपने आप इजी हो जाएगा, हेल्प करेगा हमारे अच्छे स्कोर करने में। पहला बोला गया है 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुइन। 3 मिथाइल एनिलीन, ये मैं और वाला सॉल्व करा रहा हूं। 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोलुइन। अब तुम लोग सोच रहे हो सर बिल्कुल नहीं, बहुत डिफिकल्ट कन्वर्जन होते हैं। अरे भैया कन्वर्जन डिफिकल्ट कभी नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस इन सैंपल पेपर में जो करवाया जाए उसको देख लेना, आपका काम बन जाएगा। 3 मिथाइल एनिलीन, चलिए देखते हैं हम लोग क्या ये एनिलीन है, क्या इसकी थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। ये 3 मिथाइल एनिलीन हो गया। सबसे पहले करना ये है कि ये एनिलीन का NH2 ग्रुप जो है ना, इसका रिएक्शन कराएंगे NaNO2 और HCl से, वो भी 0 डिग्री से 5 डिग्री टेम्परेचर के बीच। जब ये करोगे तो NH2 ग्रुप, देखो पूरा बेंजीन और उसका मिथाइल ग्रुप अपनी जगह बैठा रहेगा, बस जो NH2 ग्रुप है वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, वो बना देगा N2Cl। इसे डाइजोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजोटाइजेशन, लिख लेना, ये स्टेप डाइजोटाइजेशन है। फिर फाइनली हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहां पर HbF4 लिया, टेट्रा HbF4 हम लोग जैसे ही लेते हैं तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा HCl। दोनों नाइट्रोजन हमेशा भागना चाहते हैं, जैसे ही उनके आगे वाला ग्रुप निकला वो दोनों भाग गए। फाइनली मेरे पास बच रहा है बोरॉन और 4 फ्लोरीन। तो यहां पर होगा ये बोरॉन के 4 फ्लोरीन में से 4 फ्लोरीन में से सिंगल फ्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, और बचे बोरॉन और 3 फ्लोरीन वो भी भाग जाएंगे। अब फाइनली हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 से।
कॉपर की प्रेजेंस में, तो सोडियम फ्लोरीन को लेके निकल जाएगा, NO2 उसकी जगह चला जाएगा, ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। आप देख सकते हो ये कार्बन नंबर 1, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे नाइट्रो है तो ये बन गया 3 नाइट्रो, और जब बेंजीन के साथ CH3 होगा तो हम उसे बोलेंगे टोलुइन। फाइनल कंप्लीट। इसका दूसरा कन्वर्जन भी है, एनिलीन इंटू 135 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। देखो यार क्या है ये एनिलीन, अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं ब्रोमीन से, वो भी एक्वस ब्रोमीन या लिक्विड ब्रोमीन, तो ऐसी सिचुएशन में एनिलीन में थ्री पोजीशन पे आ जाएगा ब्रोमीन, तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड बना देगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो गया कंप्लीट, एक ही स्टेप में काम हो गया। ट्राई ब्रोमो एनिलीन, दैट्स इट कंप्लीट, और बैलेंस करने के लिए 3 लगा दो, कंप्लीट हो गया। तो एनिलीन से कैसे ट्राई ब्रोमो एनिलीन हम लोग बनाते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल प्रॉपर इसे नोट करो और आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।